नमस्कार, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। राज की बात हर्ष के साथ के इस अंक में मूलतः सारी चर्चा लोकतंत्र और संविधान के इर्द गिर्द हो। लोकतंत्र और संविधान के साथ किस तरह की छेड़छाड़, किस तरह की बातें। चूंकि आपातकाल के 50 साल हो गए और आपातकाल के 50 साल पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कुछ ऐसा कहा जिसके बाद भूचाल आ गया है। कांग्रेस भी परेशान हो गई है, देश में एक नई बहस चल पड़ी है और फिर से ये डर दिखाने की कोशिश की जा रही है कि संविधान बदल दिया जाएगा। हालांकि संविधान और लोकतंत्र की बात करते हैं तो चुनाव आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, लेकिन चुनाव आयोग पर बार बार विपक्ष की तरफ से सवाल खड़ा किया जाता है और जब चुनाव आयोग कहता है कि आप आइए बैठकर बात करते हैं तो शर्तों पर शर्त, शर्तों पर शर्त जोड़ी जाती है, लेकिन संवाद नहीं हो पाता है। जिस मतदाता सूची को लेकर कहा जाता है कि वो ठीक से मतदाता सूची नहीं बनती, जब उसके रिवीजन की बात चुनाव आयोग करता है तो बिहार का चुनाव हो या बंगाल जो थोड़ा अभी आगे, दोनों जगह से प्रतिक्रिया आने लगती है। चुनाव आने लगे तो लोकतंत्र में सबसे पहले जातीय विद्वेष खड़ा करने की कोशिश होती है। उत्तर प्रदेश से भी वो दिख रहा है, बिहार से भी वो दिख रहा है। कहीं पूरी तरह से फैब्रिकेटेड, मैन्युफैक्चर्ड दिख रहा है, कहीं लगता है कि कुछ तो गड़बड़ भी हुई है और उस पर भी चर्चा करेंगे। चर्चा ये भी होगी कि क्या कथा कहने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को है, जाति के आधार पर देखें। और इस सब के बाद एक जो बात बार बार उठती है कि क्या पश्चिम बंगाल क्राइम के लिए ही जाना जाएगा, वो भी ऐसे क्राइम जो मानवता को शर्मसार करते हैं। क्या महिलाएं बिल्कुल असुरक्षित हैं? और इन सब के साथ राजनीति जुड़ी हुई है, राजनीति चल रही है, तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अध्यक्ष कहाँ है भाई? आएगा, मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस सब पर बात करेंगे। और आज हमको लगता है कि राजकिशोर कुछ एक आध नाम तो बता ही देंगे, तो ये चर्चा करेंगे। शुरुआत उसी बात से, डॉक्टर आम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हिंदुस्तान समाचार न्यूज एजेंसी का एक आयोजन था। उसमें नितिन गडकरी मुख्य अतिथि थे और मार्गदर्शन था दत्तात्रेय होसबाले जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह। गोविंदाचार्य उस मंच पर थे, राम बहादुर राय उस मंच पर थे, राजेंद्र शुक्ला जो उप मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो उस मंच पर थे। उस मंच पर दत्ता जी ने कई बातें कही, लेकिन उसमें एक जो लाइन निकल कर आई, ये आपातकाल के दौरान दो शब्द संविधान की प्रस्तावना में घुसे, एक तरह से घुसा दिए गए। और वो शब्द क्या थे? सेकुलरिज्म और सोशलिज्म, यानी सेकुलर और सोशल। ये दोनों शब्दों पर संविधान सभा में बड़ी बहस हुई थी, लेकिन उसके बावजूद इसको स्वीकार नहीं किया गया था। और यहां तक कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहब ने भी इसको स्वीकृति देने से, उसमें शामिल करने से मना किया। दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि क्या ये समय नहीं है कि हम इस पर विचार करें, इसकी समीक्षा करें। जो शाश्वत शब्द हमारे इस प्रस्तावना का नहीं है, हमारे संविधान की आत्मा का नहीं, वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उसके बाद बवाल मच गया। कांग्रेस पार्टी ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा संघ भाजपा तो संविधान ही बदलना चाहते थे। बुत हमको कहे काफिर, अल्लाह की मर्जी है। शुरुआत यहाँ से करेंगे। जिस समय संसद नहीं है, न्यायपालिका नहीं है, ना व्यवस्थापिका है, ना कार्यपालिका है, ना न्यायपालिका है, सिर्फ एक तानाशाही चल रही हो इस पूरे देश में, वो आपातकाल। उस आपातकाल में संविधान की मूल आत्मा को कुचल देना, उसमें कोई ये संशोधन नहीं था, ये उसकी प्रस्तावना थी हर्षवर्धन, जिस पर बरसों बरस लगे हैं, लंबी बैठकें हुई हैं। और जो बात हर्षवर्धन ने कही, आमतौर पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके बीच में मतैक्य रहता था, सहमति नहीं होती थी। लेकिन इस विषय में कि सेकुलरिज्म और सोशलिज्म यानी समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, ये शब्द इसमें ना डाले जाएं, इस पे ये दोनों ही महानुभाव सहमत थे। इनके अलावा और सब लोग भी सहमत थे। और ये मिस्टर उस समय शाह थे, केटी शाह। हाँ, केटी शाह ने चर्चा की थी और इसको लेकर उन्होंने कई बार इसको, मतलब कईयों बार इसकी कोशिश की। उनके साथ एक और सज्जन थे, वो लोग कोशिश कर रहे थे। सिर्फ दो लोग ही थे पूरे संविधान सभा में जो इसको जाना थे। उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था, ये समझना चाहिए। उन्होंने कहा था कि ये जो है लोकतंत्र के लिए खतरनाक है इनको लाना, क्योंकि समय पर जो राज्य है यानी देश, वो अपने हिसाब से चीजें तय करेगा, उसकी क्या नीतियां बननी है, और ये शब्द उसमें नहीं डाले जा सकते। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इसका समर्थन किया था। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू की पुत्री इंदिरा गांधी जब आपातकाल लगाती, तो उस आपातकाल में इन शब्दों को घुसेड़ा जाता है। अच्छा, अब एक जानते चर्चा क्या चल रही है कि आखिर इससे बदल क्या जाएगा।
अब बदल तो इससे भी कुछ नहीं जाएगा कि राहुल गांधी का नाम जो है राहुल फिरोज गांधी कर दिया जाए या राहुल सोरोस कर दिया जाए, बदल तो कुछ नहीं जाएगा। सवाल यह है कि आप शरीर बदलते, हमारे सनातन में कहा जाता है काया बदलती लेकिन आत्मा नहीं बदलती है, जो उसका मूल है। अगर आप मूल चरित्र ही बदले दे रहे हैं, और ये दो जो शब्द आपने डाले हैं उसमें जो सारी चीजें थी, जब उसमें समानता का अधिकार है, संप्रभुता का अधिकार है और सबको अपनी पूजा पद्धति का अधिकार है, सबके साथ संभाव रखना है, सबके साथ न्याय होना है, तो इन शब्दों की वहां आवश्यकता कहां होती है, यह भी तो देखना पड़ेगा, यह भी तो समझना पड़ेगा। लेकिन अब जब कांग्रेस इस मुद्दे पर जब बात कर रही है तो ये दत्तात्रेय होसबोले जी ने कहा क्या हर्षवर्धन, ये कहा ना कि इस पर चर्चा की जानी चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको आपातकाल लगा के बदल दीजिए, नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि सेकुलरिज्म तो हमारी सरकार की नीतियों में भी दिखता है, योजनाओं में दिखता है, लेकिन ये सवाल तो ये है ना कि जो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है ये तो यूरोप से आया, जहां रिलीजन सब कुछ है। हमारे यहाँ तो रिलीजन सब कुछ नहीं था, और हम जो हजारों वर्षों की सभ्यता है उनको सेकुलर और सोशल जैसे आज के शब्द, और समाजवाद ने तो इस देश का कितना बुरा किया। इसी सेकुलर सोशल प्रैक्टिसेस की वजह से तो हम जब 2, 2.5, 3%, 3.5% ग्रोथ रेट थी तो उसको हिंदू ग्रोथ रेट कह देते थे। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब नागरिक अधिकार खत्म थे, जब न्यायिक अधिकार खत्म थे, जब किसी का भी अधिकार नहीं था, सारे अधिकार सत्ता में इंदिरा गांधी की सरकार में अंतर्निहित हो गए थे। जब सरकार अपने, जिसको कहते हैं ना कि सिर्फ जो मन में आया डंडा चला दिया, उसके आधार पर सब संविधान संशोधन कर रही थी, जब सारे के सारे संशोधन ऐसे किए जा रहे थे जैसे इंदिरा जी की सत्ता बचाने के लिए कुछ भी करना है, उस वक्त के किए गए संशोधन को भला कैसे माना जा सकता है? और इसे मैं बार बार कहता हूं कि ये संविधान की आत्मा पर चाकू घोंपने जैसा है। जैसे आप कहते हैं ना किसी का शरीर, किसी की आत्मा, एक बार आत्मा ही उसकी खंडित हो गई तो फिर तो क्या होगा, फिर तो कोई आप कुछ भी करते रहिए। और अब तक 106 बार संविधान संशोधन हो चुका है। संविधान संशोधन से समस्या नहीं है, समस्या इस बात से है कि आपातकाल जब गलत था तो आपातकाल में इतनी यातनाओं के दौरान, उस दौरान जो लोगों की मनस्थिति थी, उस मनस्थिति के बीच में एक नेत्री थी, एक नेता थी जो अपने हित के लिए, सरकार चलाने के लिए, गांधी परिवार को सत्ता में रखने के लिए एक संशोधन करती है और उस प्रस्तावना को खंडित करती है जिस प्रस्तावना को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पूरी संविधान सभा ने स्वीकृति दी थी। क्या उस पर विचार नहीं होना चाहिए? दत्तात्रेय होसवाले ने यही शब्द कहा, यही बात कही कि जो शाश्वत नहीं है हमारे प्रस्तावना में, उसको भला कैसे शामिल किया जा सकता है। तो अब अच्छा, ये जो दो शब्द हैं, इन दो शब्दों से शायद इतनी आपत्ति ना होती, लेकिन आपत्ति का जो सबब है वो है कि किस तरीके से इस काम को किया गया, और वाकई जो आपका जो मूल चरित्र है उसमें जबरदस्ती आपने कोई चीज इंसर्ट की है जिसकी वहां पर आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि जो भारत की जो अपनी संस्कृति है ये बिल्कुल उसके विपरीत है। वेस्ट से जहां से अवधारणा आई, खासतौर से सेकुलरिज्म की, वहां पर तो चर्च में जाकर कोई भी पापी, कोई भी अपराधी, कितना भी घृणित अपराध क्यों ना किया हो, कितना भी हीनियस क्राइम क्यों ना किया हो, वो गया वहां पर, उसने माफी मांग ली, तो चाहे वो पोप हो, चाहे पास्टर हो, जो भी बिशप हो, वो उसको अगर माफी दे देते हैं तो फिर वहां का जो है न्यायिक दंड, वहां पर न्याय नहीं कर सकता, वहां पर वो विधान नहीं था, इसलिए वहां पर इसको अलग से करना पड़ा। अच्छा, जितने सोशलिस्ट देश थे, जिनमें खासतौर से साम्यवादी देश थे, सबने अपने आगे सोशलिस्ट लगा कर रखा, और उन देशों की स्थिति क्या हुई और उन देशों ने किया क्या दुनिया के साथ में, यह भी मेरे ख्याल से हर्षवर्धन देखने की आवश्यकता है। सोशलिज्म, समाजवाद मानव जीवन के लिहाज से बर्बादी की सबसे बड़ी बुनियाद बना। जहां जहां समाजवाद कहा गया वहां वहां, कहने को तो समाजवाद में सब बराबर हैं ये कह के, लेकिन जब पूंजी ही नहीं बनेगी, जब उद्योग धंधे ही नहीं लगेंगे, जब लोगों को अधिकार ही नहीं मिलेंगे, लोगों को संपन्नता नहीं आएगी, समृद्धि नहीं आएगी, समाजवाद ने इस देश में यही बुरा किया। और मुझे लगता है कि उस मानसिकता से बाहर आना है। मैं बिल्कुल कहता हूं, अगर कोई समाजवादी अपने को कहता है तो बिल्कुल समाजवादी कहे, लेकिन समाजवाद के हमने भी तो यहां रूप देखे कि जो समाजवाद के नाम पर पार्टियां बनी वो पूंजीवाद का चरम चली गई। और मैं फिर से कह रहा हूं, समाजवाद एक धारा है जो भीमराव अंबेडकर ने कहा था, मैं उसी को दोहरा रहा हूं कि समाज के अलग अलग वर्गों की अलग अलग सोच हो सकती है,
एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बना देना, कहना कि यही है, ये संभव नहीं है। और मुझे लगता है कि बिल्कुल आप कह सकते हैं बेसिक इथोज में शामिल है, सब कुछ है, तो हमारे हिंदू धर्म में शामिल है, हमारी भारत की संस्कृति सभ्यता में शामिल है, हमारी हजारों वर्षों की सभ्यता है। ये संविधान तो बना ही इसीलिए क्योंकि हमारी हजारों वर्षों की वही प्रैक्टिस है, वही हमारा अनुशासन है, वही हमारा जीवन दर्शन है। इसलिए हम ऐसे नहीं क्योंकि ये संविधान बन गया। इसलिए जब हमने वो संविधान बनाया, जब उसको खंडित किया गया, तो आज उस पर नए सिरे से विचार करना चाहिए और नरेंद्र मोदी की सरकार को साहस दिखाना चाहिए। अच्छा, एक बात मैं इसमें जरूर कह दूं, ये बार बार होता है, हम लोग उस पर आगे बात करेंगे बिहार पर, लेकिन ऐसे कह दिया जाता है कि 2015 में वो भागवत जी के आरक्षण की समीक्षा वाले बयान से कोई भाजपा हार गई। अरे भाई, 2015 में नीतीश जी और लालू जी एक हो गए, वो परिणाम आया था, तो वो पूरा जातीय राजनीतिक जो सामाजिक समूह है उसका परिणाम था। तो मुझे लगता है कि ये जो लोगों के मन में है और जो फैलाने की कोशिश होती है, ये कुछ जिसको कहते हैं कि अति चतुर लोग हैं जो ये फैला देना चाहते हैं कि कोई भी सुधार का काम न हो, सर्वोच्च न्यायालय की आड़ ले लेंगे किसी और का। और सर्वोच्च न्यायालय ने अगर निर्णय दिया भी कि ये दोनों शब्द बिल्कुल दुरुस्त हैं, तो संसद के पास तो अधिकार हमेशा रहता है प्रस्तावना भी बदलने का। चलिए मान लिया, लेकिन आपातकाल के दौरान प्रस्तावना बदलने सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब 44 वर्ष बाद आप क्यों आए हैं। हालांकि अब इस हिसाब से तो तमाम ऐसे विषय हैं जिनको एंटरटेन नहीं करना चाहिए था, लेकिन जो इसके पीछे कहा गया कि इन दोनों शब्दों में, मैंने भी शुरुआत में कहा इन दोनों शब्दों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मूल चरित्र की बात हो रही है तो उसमें जो बातें हमने लिखी हुई हैं, जब संप्रभु लिखी है, न्याय की बात लिखी हुई है। और एक बात बताइए, संविधान का मतलब क्या है? संविधान, सबके लिए समान विधान जो बनाया गया उसमें अलग कहां से हो सकता है? और जितने मनीषी और जितने कॉन्स्टिट्यूशन का वहां पर अध्ययन करने के बाद, चर्चा के बाद जब ये बनाया गया था, तो उसके बाद इंदिरा गांधी के पास ऐसी कौन सी, मतलब उस समय दिव्य आकाशवाणी हुई थी कि उसके बाद इसकी कभी को वो पूरा करने लग गई बिना लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पूरा किए हुए। उनके ऊपर जनता का भरोसा था नहीं, बहुत खराब हालात थे, तो उनको लगा कि सेकुलर सोशल का ये जुमला, ये मुलम्मा चढ़ा देंगे, सब चल जाएगा। ठीक वैसा ही जैसे शाहबानो हो रहा है। हाँ, ठीक वैसा चला तो शाहबानों से भी कई कदम आगे, ये चला तो ही। इतने सालों से इसको निकालने का साहस कोई नहीं कर पा रहा है। 42वें संविधान संशोधन हुआ, 44वें में बहुत कुछ वापस लिया गया, लेकिन ये नहीं लिया गया। आज भी ये सरकार साहस नहीं कर पा रही। लेकिन मुझे लगता है निकाला जाए या न निकाला जाए तो सरकार और बहुमत तय करेगा, संसद में तय होगा, लेकिन देश की जनता को जरूर ध्यान में होना चाहिए। जैसे आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर इसलिए जरूरी था कि देश के लोगों को आपातकाल के बारे में पता हो। गोविंदाचार्य जी ने एक प्रकरण सुनाया, महाराष्ट्र में संघ के एक स्वयंसेवक को देशद्रोह के आरोप में जेल भेजा गया। कहा गया कि ये देशद्रोही नारे लगा रहा था। कमाल की बात यह थी कि वो गूंगा था। ऐसे ढेर सारे प्रकरण, मतलब इंदिरा गांधी की तानाशाही की, इंदिरा सरकार की तानाशाही के ऐसे ढेरों मामले हैं। और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि देश में इस पर जमकर चर्चा हो। लेकिन एक चर्चा आजकल जो हो रही है, चर्चा अच्छी तो नहीं है, लेकिन हमारे समाज की सच्चाई है, और उसको हवा देने में, जातीय रंग, जातीय घृणा, जातीय द्वेष को आगे बढ़ाने में राजनीतिक दल पीछे नहीं रहते। इटावा में एक ब्राह्मण परिवार ने कथा के लिए किसी को बुलाया, और वो कथावाचक बाद में पता चला कि ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण परिवार के लोगों ने ये भी कहा कि उनकी महिला के साथ बदसलूकी हुई, और बाद में गांव के कुछ बच्चों ने उनको पीट दिया और उनका सर मोड़ दिया। हालांकि जो पेशाब वाली बात थी वो बिल्कुल झूठ निकली कि उनके ऊपर किसी महिला का मूत्र छिड़का गया और उनको शुद्ध किया गया, ये बिल्कुल झूठ था। लेकिन हवा में वो आग फैल चुकी थी, और जाहिर जब ऐसी आग फैलती है तो वो हवा में और तेज भड़कती है हवा लगने से। कौन सी हवा? राजनीतिक हवा लगने से। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बेहतर काम किया। जिन लोगों ने वो नीच कर्म किया था, और मैं फिर कह रहा हूं, जिन्होंने भी उन कथावाचकों का सर मोड़ा, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, वो नीच कर्म है। क्योंकि कथा सुनाने का अधिकार तो सबको है, योग्यता है या नहीं उस पर एक अलग बात होगी। और अगर किसी को झूठ बोलकर कोई कह रहा है तो उसका अधिकार है कि उससे सुने ना सुने। तो एक मसला, जिन्होंने गलत काम किया उनको पुलिस ने जेल भेजा। दूसरा मसला, ये जो व्यक्ति जो फर्जी कथावाचक था, इसने फर्जी आधार कार्ड बनाए थे, यानी आइडेंटिटी को लेकर इसने गलत काम किया था, तो फ्रॉड हुआ, उस पर भी पुलिस ने काम किया। लेकिन गड़बड़ कहां हुई? उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उन फर्जी कथावाचकों को ढोलक की थाप के लिए बुला लिया अपने समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर। और जब राजनीतिक थाप बजने लगती है तो फिर तो सब पीछे छूट जाता है। शॉल उड़ाकर सम्मानित किया, जाने क्या क्या किया। यानी अखिलेश यादव ने इसको यादव बनाम ब्राह्मण कर दिया।
अब अखिलेश यादव को पता नहीं राजनीतिक तौर पर ध्यान में है या नहीं, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण बनाम यादव के संघर्ष का कोई इतिहास ही नहीं मिलता है। अलग अलग जाति संघर्ष का इतिहास मिलता है, ब्राह्मण बनाम यादव का कोई इतिहास नहीं। यहां तक कि मुलायम सिंह यादव जब चरम पर थे तब भी ब्राह्मण बनाम यादव नहीं हुआ था। इसको जरा ध्यान दीजिए। दूसरी जातियों के आपसी संघर्ष होते हैं, ब्राह्मणों के भी संघर्ष दूसरी जातियों से थे। और एक तरफ तो अखिलेश यादव कह रहे थे कि अभी तक तो योगी राज है, ठाकुरों का राज है, ब्राह्मणों पर बड़ा अत्याचार हो रहा है। अब कह रहे हैं कि ब्राह्मण ही सारा अत्याचार कर रहे हैं। अच्छा, इसमें आयरनी क्या है? अत्याचार भी कहां हो रहा है? इटावा में। जरा आप समझिए, मुलायम सिंह यादव के गढ़, अखिलेश यादव के गढ़, अगर आप नाम लेना शुरू करेंगे तो मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव, लगातार अगर आप कहेंगे इटावा, मैनपुरी और इस पूरे क्षेत्र की जब आप बात करेंगे तो वहाँ पर यादव ना सिर्फ बाहुबली हैं बल्कि पढ़े लिखे लोग भी हैं, जमीन भी है, संपत्ति भी है। तो अगर कभी किसी पर आरोप लगता रहा है किसी के साथ में अत्याचार का या किसी पर बाहुबल दिखाने का, तो वहाँ पर यादव समाज पर लगता रहा है। अच्छा, ये एक बहुत घिनौनी साजिश इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जो एक बात कही जा रही, मैं घटना पर आता हूं, उसके बारे में हर्षवर्धन ने काफी कुछ बता दिया है, लेकिन इसके बहाने कथावाचकों के बीच में जो एक दीवार खड़ी करके समाज में एक जो विभेद पैदा करने की कोशिश की जा रही, तो ये आप समझिए कि जो लोग देश को एक रखना चाहते हैं, समाज को एक रखना चाहते हैं, उनके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ये सिर्फ राजनीति का विषय नहीं है। आप इसको ऐसे समझिए, क्या जो गोपालक वंश होता था हमारे यहाँ पुराने समय में, इस आधार पर गणना होती थी किसी भी व्यक्ति के धनी या निर्धन होने की कि उसके पास कितनी गाय हैं, क्योंकि हमारी पूरी इकोनॉमी उस पर आधारित होती थी। हमारी खेती, कृषि और जो दूध, पनीर, जो भी चीज़ें बन रही हैं सब उससे आधारित होता था। तो वो गोवंश, वो गोपालक समाज कभी उस तरीके से इतना कभी गरीब नहीं रहा। और जरा ये भी आप पता कर लीजिए कि कैसे कथावाचक कौन कौन किस जात के, परमानंद जी क्या थे, साध्वी ऋतंभरा के गुरु, साध्वी ऋतंभरी, साध्वी ऋतंभरा, निरंजन ज्योति, उमा भारती और सबसे बड़े योग गुरु रामदेव जी। और क्या इन लोगों के जो कहते हैं इनका सम्मान करने वाले, इनका पैर छूने वाले, इनको हर तरह से, हर तरीके के लोग जाते हैं, हर जाति के लोग हैं। तो अब इस बात पर जरा जरूर ध्यान दीजिए कि कैसे उस महिला की बात को नहीं माना जा रहा है, जबकि यहां पर अगर आप तमाम ऐसी घटनाएं देखेंगे, ब्राह्मण समुदाय के लोग भी अगर कथा वाचन करने गए हैं और इस पवित्र कार्य के बीच में उन्होंने अगर कोई ऐसी असंगत हरकत की है तो उनके साथ भी बहुत गलत तरीके से ये सब चीज़ें हुई हैं। लेकिन यहाँ पर इसको जाति रंग दे दिया गया। हर्षवर्धन जो बात कह रहे हैं कि उसमें उनके शिखा काटी गई, उनके बाल मुड़ा दिए गए, ये तो किसी भी तरीके से इसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब इसको जाति रंग देकर, अच्छा एक बात और बताइए ना, जब किसी के साथ में अगर कोई अत्याचार होता है या अन्याय होता है तो उस व्यक्ति के साथ खड़ा हो जाता है, उसको सम्मानित किया जाता है। ये सम्मानित करना कहीं ना कहीं इस बात को दिखा रहा है कि पहले तो अखिलेश यादव ने कोशिश की ठाकुर बनाम ब्राह्मण, जो बता रहे थे ठाकुर बनाम यादव, इस तरीके की चीज़ें की, क्योंकि वहाँ पर योगी की जाति बताई गई, अधिकारियों की लिस्ट निकाली गई। अब उसके बाद उनको लग रहा है कि पीडीए का फार्मूला निकालने के लिए तो अब जरूरी है कि भाई यादवों के साथ में कुछ गैर यादव ओबीसी जुड़े और कुछ दलित जुड़े। तो अब इस मुद्दे को इस तरीके से बनाने की कोशिश की जा रही। लेकिन हर्षवर्धन, ये जब चुनाव आने वाले होते तो इस तरीके के कभी हम आज से नहीं देख रहे, कभी अखलाक आ जाता है, लगातार कोई ना कोई नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की जाती। तो मैं इसको ये नहीं मान सकता कि ये एक सोची समझी सुनियोजित इसमें क्या डिजाइन नहीं दिखाई पड़ती है पूरा। बिल्कुल दिखता है। और बिहार में जिस तरह से जातीय रंग देने की बात हो रही है, चूंकि कोशिश हो रही है, बिहार में चुनाव तो अभी नजदीक ही है, लेकिन एक बात मैं फिर कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में यादव बनाम अगड़ी जाति कोई संघर्ष नहीं है। बिहार में होता है, बिहार में वो चलता है, लेकिन तेजस्वी यादव वहां, अब वो जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं उसमें एक कोई भूमिहार नेता एक है, उसने राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता पर टिप्पणी कर दी, पासवान समाज से आने वाली बहुत गंदी घटिया टिप्पणी। अब उस नीच टिप्पणी के बाद जब लोगों ने आगे देखा तो तेजस्वी के साथ उसके चित्र निकल कर आए हैं और पप्पू यादव ने आरोप लगा दिया कहीं मैच फिक्स तो नहीं। तो सवाल ये है, बिल्कुल, तो सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों जगह जाति वैमनस्य करने की कोशिश हो रही है, जाति घृणा भड़काने की कोशिश हो रही है, अपने ऊपर भरोसा नहीं। और यहीं तक नहीं रुका मामला, महाराष्ट्र को लेकर राहुल गांधी चुनाव आयोग में कितना कुछ गए, लेकिन अभी चुनाव आयोग ने बुलाया तो वहां गए नहीं। और अभी जब मतदाता सूची का पुनरीक्षण कर रहा है चुनाव आयोग, तो तेजस्वी यादव भी नाराज हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी भी नाराज हो रही है।
अब जबकि आरोप इनका था कि इतने मतदाता बढ़ कैसे गए। अब सवाल ये है कि उनका सवाल अब क्या है कि 25 दिन में चुनाव आयोग कैसे कर लेगा। अरे भाई, ये चुनाव आयोग अपनी क्षमता नहीं 25 दिन में कर पाएगा, तो थोड़ा आगे बढ़ाएगा, ये देखेगा कि क्या शासन तंत्र है, किसकी कितनी व्यवस्था है। लेकिन अगर सबसे बड़ा देश का चुनाव हो रहा है, सबसे बड़ा प्रदेश का चुनाव हो रहा है, उसमें एक भी वोट अगर फर्जी पड़ रहा है तो वो क्यों पड़ना चाहिए। और यही तो आप सवाल उठा रहे हैं कि इतने % वोट बढ़ गए, तो महाराष्ट्र में बढ़ गए वोट तो आपको दिक्कत हो रही है। अब इसीलिए चुनाव आयोग ने, आप मान लीजिए कि आपकी बात का संज्ञान लेते हुए अगर ये तय करना शुरू किया है, BLO जाएंगे घर घर जाकर, एक बहुत बड़ा अभियान चलने जा रहा है, तो अगर ये अभियान चलाकर अगर सूची को शुद्ध किया जा रहा है और अगर गलत वोटों को निरुद्ध किया जा रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है, उस पर तो आपको समर्थन करना चाहिए। है कि वो कह रहे हैं कि हमारा वोट कट जाएगा। अब इसका मतलब उनके वोट सब गड़बड़ है क्या? उनके वोटर जो है उनके माता पिता के जन्म स्थान का पता नहीं चलेगा क्या? वो कोई प्रमाण नहीं दे पाएंगे क्या? मुझे लगता है कि ये तो बड़ा विचित्र है। और किसी को भी लोकतंत्र संविधान की इतनी चर्चा हो रही है, इमरजेंसी के आप 50 साल पर हम ये कह रहे हैं कि हमारा संविधान मजबूत रहे, लोकतंत्र चले, तो लोकतंत्र का आधार तो मतदाता है। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं। और वो अगर मतदाता सही नहीं है, वो अगर मतदाता सही नहीं है, उसकी सूची सही नहीं, तब तो सब गड़बड़ है। और मैं तो ये मानता हूं कि चुनाव आयोग जिस तरफ आगे बढ़ रहा है, आगे आने वाले समय में बिल्कुल आधार से करना चाहिए। अब जैसे उदाहरण के लिए हम लोग नोएडा रह रहे हैं, लेकिन मूलतः मान लीजिए प्रयागराज कानपुर के हैं, तो हम दोनों जगह वोट दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। बिल्कुल नहीं दे तो हमारा नाम एक जगह कटेगा, एक जगह रहेगा। और अगर ये कोई भी चुनाव आयोग कर रहा है तो बिल्कुल उसे करना चाहिए। अब तेजस्वी यादव को या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को ऐसा क्यों लगता है कि उन्हीं का वोटर कटेगा? और ये जो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी घुसपैठिया है, जिसको कहा जाता है कि देश में करोड़ों की संख्या में है, आखिर उनका नाम तो क्यों रहना चाहिए? और उनका भी नाम क्यों रहना चाहिए? कोई, मैं सुन रहा था तो कोई प्रवक्ता तर्क दे रहा था कि हमारे बिहार के तो बहुत लोग प्रवासी हैं, हर जगह के लोग प्रवासी होते हैं, तो क्या वो महाराष्ट्र में भी वोट देंगे, दिल्ली में भी वोट देंगे और बिहार में भी वोट देंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप भी प्रयागराज में रहते हैं, लेकिन वोट आपका एक ही जगह का होगा ना। नोएडा में वोट देते हैं, जैसे मैं वहां देते थे जाके। बिल्कुल, अब मैं कानपुर का रहने वाला हूं तो मैं दोनों जगह वोट थोड़ी दे देता हूं यहाँ पर। अच्छा, एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, सवाल उठाया जा रहा है कि भाई इतने कागज नहीं होते हैं, पत्थर नहीं होते, लोग कहां से बना लेंगे। अरे ये तो जो कथावाचक महोदय थे, ये 2-2 आधार कार्ड बना लिए थे, एक में यादव था, एक में अग्निहोत्री था। तो इसकी तो अब बात नहीं करनी चाहिए जब सबके पास आधार कार्ड हो गए, तमाम बांग्लादेशियों के पास आधार कार्ड हो गए, रोहिंग्याओं के पास आधार कार्ड हो गए, और उसके बाद अगर जन्म प्रमाण पत्र से लेकर कुछ चीजें अगर वहां पर दुरुस्त की जा रही तो इसका स्वागत होना चाहिए, ना कि इस पर सवाल उठाए जाने चाहिए। इसका मतलब यह है कि मैच फिक्सिंग की जो आपकी कोशिश थी, आपको लगता है कि वो बिगड़ रही है, तो उसके बाद आप यहां पर चीखना शुरू कर रहे हैं। और बार बार वही बात हर्षवर्धन की, भाई सारे वोट आपके कैसे गड़बड़ हो गए? अगर वोट कट रहे हैं तो जमीन पर अगर आपका काडर है, लोग हैं जो होते हैं, वो अपना वोटर जुड़वाते हैं, बात करते हैं। सभी पार्टियों को अपने कार्यकर्ताओं को लगाकर वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण कराना चाहिए, रिवीजन कराना चाहिए। बिल्कुल, सही नाम हो कराते भी रहे, तो सभी पार्टियों को एक साथ आना चाहिए। चुनाव आयोग पर सवाल उठाने के बजाय हर पार्टी को कहना चाहिए कि हमारी ये डिस्ट्रिक्ट यूनिट है, उनके साथ बैठिए, डीएम बैठेगा, जो चुनाव आयोग की टीम होगी वो बैठेंगे और वो काम करेंगे। आप बताइए ना कि भारतीय जनता पार्टी के कितने वोट बढ़ गए। बिल्कुल, ये तो आपके पास पूरा मौका, और अगर आप कागज पत्र के साथ में अगर आप दिखा पाते हैं तो वहां पर उसकी कोई अनदेखी ना थोड़ी कर सकता है। ऐसा भी नहीं होता कि जिस तरीके से चीजें बताने की कोशिश की जाती है। किसी के वोट कैसे हो सकते हैं? वो तो मतदाता है ना, मतदाता तो मन बनाएगा अपना। तो ये कहना कि हमारे वोट कट गए, उनके वोट बढ़ गए, ये भी मतदाता को गलत तरीके से चित्रित करना है। और लेकिन अब हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, राहुल गांधी तो एक बयान देकर और गायब हो जाते हैं। चुनाव आयोग बुला रहा है, वो कह रहे हैं नहीं ये वाली शर्त पूरी करो, ये वाली शर्त पूरी करो, चुनाव आयोग के पास नहीं जाते हैं। दरअसल समस्या यही है कि मैं कहता हूं कि राहुल गांधी की बातें सही हो सकती, नेता विपक्ष के तौर पर चुनाव आयोग से सवाल करना, और चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी है कि वो तमाम शंकाओं का समाधान करे। लेकिन अब कुछ झूठ है, उनका कैसे इलाज किया जाए? झूठ सबसे बड़ा हर्षवर्धन क्या होता है कि बोले देखिए जिस समय तक मतदान हो रहा था उस समय इतने प्रतिशत मतदान हुआ था, उसके बाद 6%, 8% कैसे बढ़ गया? तो सबसे बड़ा झूठ यह है कि 5 बजे तक का मतदान का आंकड़ा बताने के बाद 6 बजे तक की मतदान की अवधि होती है, उसके बाद जो लोग लाइन में लगे हुए होते हैं उनका मतदान भी होता है, उनका वोट पड़ता है, और इसके साथ साथ में जो पोस्टल वोट होते हैं वो भी आते हैं। इन सब अंतरों को बताने की आवश्यकता नहीं। लगातार एक ही बात बोली जा रही कि जिस समय आखिरी ये आया था तो 5 बजे तक इतना, अच्छा कहा जाता नहीं कि मतदान खत्म होने तक नहीं कहा जाता हर्षवर्धन, कहा जाता है कि 5 बजे तक इतने प्रतिशत वोट पड़ा था और उसके बाद दूसरे दिन इतने प्रतिशत वोट बढ़ गया। तो भैया
6 बजे तक मत प्रतिशत पड़ना था ना, वोट पड़ना था ना, कितने लोग भी लाइन कितने लोग, और उसके बाद जितने लोग लाइन में थे, और फिर जो पोस्टल बैलेट है वो भी उसमें गिना जाएगा ना। तो ये लगातार अभी जो झूठ बोलने की बात है, अच्छा अगर राहुल गांधी को लगता है तो उसके बाद उनको वाकई चुनाव आयोग के पास जाकर, बहुत अच्छे वकील हैं उनके पास, अभिषेक मनु सिंघवी हैं, कपिल सिब्बल को भी ले जा सकते हैं, और नहीं तो मतलब सिर्फ वो राम जन्मभूमि या वक्फ के लिए नहीं खड़े होंगे, वो क्या नाम है मिस्टर राजीव धवन, उनको भी ले जा सकते हैं। ये सारा पूरा अच्छा वकीलों का ग्रुप है, क्रीम है, इनको लेके जाएं और चुनाव आयोग को बिल्कुल कटघरे में खड़ा करें, तर्क दें, बिल्कुल उनको पूरी तरीके से स्टम्प कर दें, निरुत्तर कर दें। न्यायालय में तो सब तय हो चुका है ना, सर्वोच्च न्यायालय के सामने तय हो चुका है, कोई गड़बड़ी आज तक नहीं निकली है। और उन्होंने कहा कि अगर किसी को लगता है तो वो आके कहे कि हम फिर से रिकाउंटिंग कराएंगे, तो लेकिन कोई रिकाउंटिंग के लिए भी नहीं आता है। तो अब ये मुश्किल इनको भी लगती है, ये कह रहे हैं कि यहाँ कम समय मिला, बंगाल में कह रहे हैं कि यहाँ क्यों कर रहे हो, हमारे वोट कट जाएंगे, वहां तो बहुत समय है, वहां तो समय वाली भी दिक्कत नहीं, अभी तो वहां चुनाव होने नहीं जा रहा है। लेकिन ये जो विपक्ष की, और विपक्ष क्या कहें, पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी सत्ता में है, और उनके सत्ता में रहते एक और शर्मनाक घटनाक्रम सामने आया है। एक कॉलेज की लड़की के साथ उसके दोस्त कहे जा रहे हैं उन्होंने दुष्कर्म किया है, लेकिन वो जो लड़के हैं, वो लड़का जो मुख्य आरोपी है, तृणमूल कांग्रेस की युवा शाखा का नेता है, और सांसद कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि अब इसको कोई क्या कर लेगा। सांसद कल्याण बनर्जी का बयान ज़्यादा खतरनाक भी, और हर्षवर्धन ठीक उसी परंपरा को दर्शाता भी है जो हम लोगों ने संदेश खाली में देखा था। बिल्कुल, संदेश खाली, आरजी कर बार बार ऐसे रेपिस्टों को, ऐसे क्रिमिनल को ममता बनर्जी सरकार एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद जो बचाने की कोशिश करती दिखाई पड़ी है, ये अपने आप में शर्मनाक है। ये भद्र लोग कहा जाता है जिस पश्चिम बंगाल को, उसका जो दम्भ भरते हैं, वहाँ पर लगातार हमारी शक्ति पूजा वाले स्टेट में इस तरीके की परिस्थितियां हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये जिस तरीके की कल्याण बनर्जी का जो कथन है, और आपको याद होगा इन्होंने महुआ मोइत्रा को, अपनी पार्टी की सांसद को नहीं छोड़ा था, तो ये जो प्रवृत्ति और ये जो चरित्र दर्शा रहा है तृणमूल कांग्रेस का, मुझे लगता है कि इसका तो मतलब प्रतिकार सबको राजनीतिक मतभेद छोड़कर करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने एक कमेटी बनाई है जो वहां जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लग रहा है कि अब अपना अध्यक्ष चुनी लेगी, मानेगी नहीं। हाँ, दरअसल क्या कहें, 3 राज्यों के लिए उन्होंने चुनाव अधिकारी बना दिए, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड। महाराष्ट्र के लिए किरेन रिजिजू, पश्चिम बंगाल के लिए रविशंकर प्रसाद, और उत्तराखंड के लिए हर्ष मल्होत्रा। इन तीनों लोगों को चुनाव अधिकारी बनाया है। तो तीनों राज्यों में अध्यक्ष तो मतलब जल्दी से आ जाएंगे। हाँ, लेकिन अभी का भी नहीं बना, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का चुनाव अधिकारी नहीं आ पाया। तो लेकिन अब मूल बात पर चर्चा करते हैं, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। कहा जाता है कि देर आया दुरुस्त आया, लेकिन हम कह नहीं सकते कि देर आएगा दुरुस्त आएगा, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि जिस तरीके से अध्यक्ष पद को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के भीतर में उठापटक चल रही, जो दिखाई नहीं पड़ी, उठापटक चल खूब रही है, क्योंकि बार बार कोई नाम आता है और उस नाम के बाद गिर जाता है, लेकिन वास्तविकता में क्या कोई नाम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष नेतृत्व के साथ में शेयर किया है? क्योंकि एक बात आप ध्यान रखिएगी, आरएसएस नहीं कहेगा कि इसको बनाओ, जो भी अध्यक्ष होगा ये नाम जाएगा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, उस पर वो चर्चा करेंगे, अपना सुझाव देंगे। अब वो सुझाव को मानना न मानना, वैसे आप मान लीजिए कि सुझाव मानना ही पड़ता है, वो मानना भी चाहिए, क्योंकि ये समझ में आता है कि चुनाव से जब आरएसएस अलग हो गया था, नड्डा जी की कृपा से थोड़ा सा पीछे हो गया, तो क्या दशा हुई ये भी देखने वाली बात है। परंतु उसके बाद जब आरएसएस आया, लेकिन अब जो नाम हैं उन पर थोड़ी हर्षवर्धन चर्चा कर ली जाए, क्योंकि इस दौरान आप मानकर चलिए कि सुनील बंसल, हम लोग उनको रेस से बिल्कुल बाहर मानकर चल रहे थे, लेकिन सुनील बंसल भी निश्चित तौर पर केंद्र में अमित शाह के बहुत करीबी हैं, और यूपी में जब तक वो रहे तब तक चमत्कार भी करते रहे। तो एक नाम जो है सुनील बंसल का महत्वपूर्ण है, और यूपी से ही दूसरा नाम आपको दे रहा हूं। वैसे सुनील बंसल यूपी से नहीं है, वो राजस्थान के हैं, और सुनील बंसल राजस्थान के हैं। उत्तर प्रदेश में तो, और आपको एक पता है उनका ननिहाल जो है पश्चिम बंगाल से है, पश्चिम बंगाल के अभी प्रभारी हैं, तेलंगाना के प्रभारी हैं, और यूपी में रह चुके हैं, पैन इंडियन जो छवि बन गई। दो जो सबसे ताकतवर महासचिव हैं, सुनील बंसल और विनोद तावड़े, तो इन दोनों का नाम अध्यक्ष पद के लिए चर्चा में फिर से आया। एक समय तो एकदम खारिज हो गया था, लेकिन एक तरह से कहें तो महासचिव के बाद तो अध्यक्ष पद के लिए वो एक सीधी दावेदारी बनती है। और सुनील बंसल अमित शाह के विश्वस्त हैं, काम के लिहाज से बहुत मजबूत हैं, जहां जहां वो रहे हैं उनका अपना एक प्रभाव, उनकी अपनी मंडली है। हालांकि उस मंडली की आलोचना भी होती है और प्रशंसा भी होती है।
प्रशंसा इसलिए होती है कि उन्होंने एक ठीक ठाक लोगों को खड़ा किया है, आलोचना इसलिए होती है कि उस दायरे के बाहर जो है उसका राजनीतिक भविष्य बहुत आगे भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाता है। तो लेकिन एक बड़ा नाम है और मुझे लगता है कि सुनील बंसल की दावेदारी को हमें खारिज नहीं करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और इसलिए भी नहीं करना चाहिए क्योंकि उत्तर प्रदेश से सुनील बंसल के बाहर जाने के बाद उत्तर प्रदेश के नतीजे लोकसभा चुनाव में देखने लायक रहे। हालांकि उसको लेकर एक अलग तर्क भी आ सकता फिलहाल, लेकिन एक दूसरा नाम और देता हूं, वो भी उत्तर प्रदेश से हैं हर्षवर्धन। नहीं, पहले दूसरे महासचिव विनोद तावड़े का, विनोद तावड़े महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र से हैं। बहुत बार बार कहा जाता है मराठा नेता, और ये दोनों लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पृष्ठभूमि से आते हैं, दोनों अमित शाह के बहुत नजदीकी हैं और दोनों संगठन महासचिव के तौर पर संगठन का काम बड़ी मजबूती से कर रहे हैं। देखते हैं, बस विनोद तावड़े के लिए बस मुझे एक ही बात समझ में आ रही, क्योंकि मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के और मजबूत नेता के रूप में है, वो आप याद करिए अगर वो मुख्यमंत्री ना हुए होते तो शायद अध्यक्ष की अभी कोई लड़ाई भी ना हो रही होती। ये भी आप समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री किसी और को बना के अध्यक्ष बना देंगे देवेंद्र, बस ये मैं मतलब कुछ भी हो सकता है। और फिर लेकिन एक बात बता दूं, अगर देवेंद्र फडणवीस अध्यक्ष बनते हैं और किसी और को मुख्यमंत्री वहां बनाया जाता है तो मुख्यमंत्री कम से कम तावड़े तो नहीं होंगे। और जो होगा वो वही होगा जैसे मनोहर लाल खट्टर ने नायब सिंह सैनी को बनवाया है हरियाणा में। मतलब वो फडणवीस की इच्छा का, फडणवीस का व्यक्ति होगा। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति के लिहाज से, भाजपा की राजनीति के लिहाज से अभी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जिस तरह से वो चल रहा है अभी उसकी संभावनाएं कम लगती हैं, उसकी संभावनाएं अभी कम लगती है मुझे लगता है, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी काफी कुछ होना है और बड़े ऑपरेशन करने में अभी भाजपा की तरफ से तो वही सक्षम दिखाई पड़ते हैं। तो विनोद तावड़े का भी अपना दावा है, लेकिन मैं एक और नाम देना चाहता हूं और मुझे लगता है कि ये नाम इस लिहाज से भी ठीक है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2017 में जो चमत्कार हुआ उसमें तो देखिए कोई दो राय नहीं है कि अमित शाह, सुनील बंसल थे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष थे केशव प्रसाद मौर्य। अब केशव प्रसाद मौर्य के बारे में लोग कह देते हैं कि वो तो अपना विधानसभा चुनाव भी नहीं जीत पाए, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ना सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष रहे बल्कि अगर लगातार आप देखेंगे यूपी में संगठन के लिहाज से कार्यकर्ताओं के बीच में अगर कोई संवाद कायम करने में एक नेता सफल रहा है जिसको लोग सुनते रहे और लोगों को जिसको सुनाने का मौका मिलता रहा, वो अकेले थे केशव प्रसाद मौर्य। ये भी है कि क्या ओबीसी पिछड़ी जाति से हैं तो पिछड़ी जाति में प्रभाव डाल पाएंगे, उनको अध्यक्ष बनाने से कोई लाभ होगा, अगर वो लाभ होगा तो नाम हो सकते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि केशव प्रसाद मौर्य मतलब अभी अगर जैसे संगठन के महामंत्री होते या कुछ ऐसे पद पर होते तो उनकी संभावना ज्यादा बनती, लेकिन क्या अभी उप मुख्यमंत्री से हटाकर इधर लाएंगे और लाएंगे तो वहां किसको, किसी पिछड़ी जाति के व्यक्ति को वहां करना होगा, तो फिर पूरा रिशफल करना पड़ेगा। ये भी एक महत्वपूर्ण बात। देखिए वहां पर भी रिशफल होना ही है, वहां पर भी तमाम पदों पर जब अगर भूपेंद्र सिंह हटते हैं वहां से, भूपेंद्र चौधरी हटते हैं तो उनको भी मंत्रिमंडल में लाया ही जाएगा, तो क्या दिक्कत है, उनको बना दिया उप मुख्यमंत्री। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जाट है और पिछड़ी जाति का एक चाहिए, क्योंकि और ये तो नहीं हो सकता ना कि ये पिछड़े का इतना चल रहा है और अचानक उप मुख्यमंत्री पद से केशव नहीं, पर अगर केशव प्रसाद मौर्य अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं तो उससे बड़ा स्टेटमेंट क्या होगा। सवाल ये कि अभी जेपी नड्डा एक ब्राह्मण बने हुए हैं, उसके बाद अगर यहाँ पर वो बन जाते हैं तो है कि कोई ब्राह्मण तो इसमें अध्यक्ष बन पाएगा, इसमें मुझे मुश्किल दिखती है। बिल्कुल, हालांकि पार्टी है, अपने लिहाज से सोचती है, कई बार संगठन के लिहाज से बहुत सी चीजें चलती हैं तो उसमें होता है। लेकिन एक सरप्राइज नाम मुझे हमेशा लगता है और वो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का आज तक कोई महिला अध्यक्ष नहीं हुआ, स्मृति ईरानी। और मुझे लगता है कि स्मृति ईरानी वो मजबूत नाम हो सकती है। हालांकि बीच बीच में उनकी शूटिंग वगैरह की खबरें आने लगती हैं तो लगता है कि वो पता नहीं इधर है कि नहीं, लेकिन पार्टी जिस तरह से उनको कार्यक्रमों में एक्सपोजर दे रही है, जिस तरह से उनकी भूमिका है, तो कई बार लगता है कि वो एक नाम हो सकती है। देखिए ये बात तो हर्षवर्धन मैं मानूंगा कि आज की तारीख में सुषमा स्वराज के ना रहने के बाद स्मृति ईरानी ही एक ऐसी नेता हैं जिनको पूरे देश में, चूंकि निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के तौर पर तो लोग उनको जानते हैं, लेकिन संगठन के तौर पर मैं बस इतना ही कहूंगा, माफ कीजिए। नहीं, अध्यक्ष के लिए तो देखिए अध्यक्ष के लिए तो जाहिर है स्मृति ईरानी जैसा नेता चाहिए जो पब्लिक से डील कर सके। और स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को चुनाव हरा कर दिखाया, स्मृति ईरानी ने पैन इंडिया काम करके दिखाया है, तो मुझे लगता है कि वो भी एक नाम हो सकता है। अब बाकी नाम तो देखिए चलाने को लोग मनोज सिन्हा का भी चला रहे हैं, लेफ्टिनेंट जो गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर, लेकिन उनका कभी कोई वो रहा नहीं, सिन्हा कभी रहे नहीं। बाकी तो अमित शाह, मोदी दोनों के विश्वस्त हैं तो होने को कुछ भी हो सकता है। लेकिन मनोज सिन्हा का नाम, चूंकि संगठन में बहुत काम उन्होंने किया नहीं है, वो बीएचयू छात्र संघ अध्यक्ष से फिर वो सांसद और वो अपनी राजनीति को करते रहे, तो उसमें कोई मतलब इसको कहते हैं ना कि संगठन के तौर पर उन्होंने कुछ नहीं किया है।
अब बस यही है कि नितिन गडकरी की तरह क्या कोई बिल्कुल सरप्राइज एलिमेंट आ सकता है क्या, ये देखने और सोचने वाली बात है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कहीं नितिन गडकरी या राजनाथ सिंह में किसी को मना न लिया जाए, लेकिन मुझे अभी उसकी संभावना कम दिखती है। और एक नाम और है जो सरप्राइज फैक्टर हो सकता है, राम माधव, जिनको बार बार कहा जाता है, और चूंकि वो महासचिव रह भी चुके हैं, संघ के भी बड़े विश्वस्त हैं, लेकिन सवाल ये है क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह अब उनके ऊपर उस तरह से फिर से भरोसा करेंगे, क्योंकि वो आए थे इधर और फिर वापस गए, तो ये एक सवाल है। लेकिन मोटा मोटा नहीं, पर वो आने के बाद फिर आए। हाँ। और अभी फिर जम्मू कश्मीर में मतलब हैं वो संगठन में, और जम्मू कश्मीर का जब चुनाव था तो उसको देख रहे थे। और इस बार खास बात है कि राम माधव ने एक बाइट तक कहीं नहीं दी है, वो बिल्कुल पीछे से जैसा चाहिए मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को वैसे ही वो काम करते दिखाई पड़ रहे हैं। वरना तो राम माधव काफी प्रखर वक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन रहे हैं कांग्रेस उसके आरएसएस के, तो निश्चित तौर पर वो बोलते हैं, पढ़े लिखे हैं, जहीन हैं और दक्षिण भारत का चेहरा भी हैं। तो उस हिसाब से मैं हर्षवर्धन की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, और तार्किक तौर पर दिखाई पड़ता है कि अगर राम माधव पर अगर जाएं तो कोई सरप्राइज मतलब मुझे नहीं होगा। लेकिन सब सरप्राइज छोड़ते हैं, अध्यक्ष तो धर्मेंद्र प्रधान ही बनेंगे। अब आप तो प्रधान जी देखिए, वैसे अभी पंचायत आया था उसमें प्रधान चुनाव हार गए हैं, और वो अलग बात है। उड़ीसा में सरकार है, उड़ीसा से एक नेतृत्व चाहिए, उड़ीसा का बंगाल पर भी असर पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान खुद पिछड़ी जाति से आते हैं, धर्मेंद्र प्रधान की एक लिगेसी है, धर्मेंद्र प्रधान भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हैं, धर्मेंद्र प्रधान संघ और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के नजदीकी हैं, मतलब उनसे उनका रिश्ता ठीक है, रिश्ता तो सबका ही ठीक होता है। तो मुझे लगता है कि जितने नाम आए हैं अभी भी उसमें सबसे मजबूत पड़ला अगर किसी का भारी है तो धर्मेंद्र प्रधान का ही है। हाँ, दरअसल ये देखिए, हम लोग जो परिस्थितियां सामने दिखाई पड़ रही, धर्मेंद्र प्रधान निश्चित तौर पर जो उनका एक्सपोजर है, जो उनका अनुभव है, और लगातार सरकार में रहने के बाद भी संगठन के कामों में जिनको अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाकर रखा, उनमें धर्मेंद्र प्रधान प्रमुख हैं। और सबसे बड़ी बात है कि चूंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आते हैं, तो जो सर कार्यवाह दत्तात्रेय जी हैं, उनसे भी उनका आशीर्वाद उनको ठीक से मिला हुआ है। तो मुझे लगता है ये चीज़ें, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, फिर अगर आप प्रधान जी को लाएंगे तो फिर मैं अपने हरियाणा वाले को जरूर लाऊंगा, मनोहर लाल खट्टर को जरूर लाऊंगा, क्योंकि देखिए वो आप ला रहे हैं, लेकिन वो उस तरह के हैं नहीं, वो थोड़ा दूसरे तरह के व्यक्ति हैं, विशुद्ध संगठन के हैं। और जब विशुद्ध संगठन की तो बात कर नहीं, विशुद्ध संगठन की दूसरी तरह से हैं, वो संगठन को व्यवहारिक तौर पर फैलाने में शायद पता नहीं उनकी क्या भूमिका होगी, क्योंकि हरियाणा में भी उसी वजह से उनको मुख्यमंत्री कुर्सी से हटाया गया। लेकिन महत्वाकांक्षा जिसकी सबसे ज्यादा जोर से आ रही है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनके अंदर की जो महत्वाकांक्षा है वो अध्यक्ष की कुर्सी पर ही उनकी नजर है। और वो नए सिरे से आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के भी विश्वास पात्र हो गए हैं, संगठन में भी उनके लिए जो अच्छा कहने वाले लोग फिर से प्रभावी हुए हैं। तो इस नाम को भी खारिज नहीं, इसको तो मैं खारिज नहीं, ये नाम तो मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ हर्षवर्धन, क्योंकि मुझे नहीं लगता है, अगर आप बात करेंगे उत्तम में सर्वोत्तम, उपयुक्तता की बात करेंगे, तो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की परिस्थितियों के लिहाज से शिवराज चौहान से बेहतर नाम किसी भी लिहाज से नहीं हो सकता। चाहे वो अनुभव की बात हो, चाहे संगठनात्मक अनुभव की बात हो, उनकी ओबीसी जाति की बात हो, और सबसे बड़ी बात है कि उनको लेकर जो है किसी भी तरीके का कोई विवाद प्रमाद किसी भी वर्ग के मन में नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि वो लोकप्रिय मुख्यमंत्री न सिर्फ मध्य प्रदेश के रहे हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा से लेकर एबीवीपी की तो युवा मोर्चा में रहे हैं वो, और इसके साथ में अगर आप देखें तो पार्लियामेंट्री बोर्ड और जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, हर तरीके का अनुभव उनके पास है। और मैं फिर कह रहा हूं कि वो जिस तरीके से चुनाव जिताकर चुपचाप यहां पर आकर बैठ गए, ये भी अपने आप में उनका अनुशासनता जो पूरा वो दिखाता है। तो मुझे लगता है कि उनसे बेहतर नाम तो नहीं हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको बनाया जाएगा। अब पूछ लूं क्यों? इसलिए नहीं बनाया जाएगा क्योंकि अगर शिवराज चौहान वहां पर बनते हैं तो शिवराज चौहान निश्चित तौर पर एक उनकी अपनी छवि होगी, एक ध्रुव बन सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी चाहेगा कि किसी भी तरीके का कोई ध्रुव बने, क्योंकि देखिए, नहीं, संघ से ज्यादा दूसरे लोग नहीं चाहेंगे जिनसे इतर एक ध्रुव बन जाएगा। हाँ, तो मतलब वो तो जो लोग नहीं चाहेंगे तो संघ भी नहीं चाहेगा ना, क्योंकि काम तो संघ के ही सब होना है ना, काम तो सब संघ का ही होना है ना। चलिए, तो इस सप्ताह की ये जो राज की बात हर्ष के साथ का अंक यहीं हम इसको विराम देते हैं। अगले सप्ताह फिर जो उस वक्त की खबरें होंगी, उस वक्त की जो चर्चाएं होंगी, उस वक्त जो आपके मन के सवाल आ रहे होंगे, उन सब पर
बात करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि जो कुछ भी आपके मन के सवाल हैं उनका कुछ तो जवाब हम दे पाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।